गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले वाला जो आपका लेक्चर था वो मोटिवेशनल था कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने साल भर क्या पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप उन 3 घंटों में या 2 घंटों में पेपर कैसा करते हैं, कितनी साफ सफाई से करते हैं, जो बात पूछी गई उसको कितना ढंग से लिखते हैं। और निश्चित तौर पर ये मानिए कि कोई भी एग्जामिनर जो विद्यार्थी अच्छा लिखता है उसको नंबर देता है, उसको फेल नहीं करता। एक धारणा आप दिमाग से निकाल दीजिए कि साहब जेएनयू में पेपर जो है सही चेक नहीं होती है कॉपियाँ, इसलिए बच्चे फेल होते हैं। नहीं, मैंने भी कई बार कॉपियाँ चेक की हैं। आपके लिखने का ढंग बड़ा ही बेतुका है, इसलिए अपने लिखने के ढंग को सुधारिए, अपनी समझ को विकसित कीजिए, क्योंकि ये पूरा समय जो है वो आपका पढ़ाई के लिए ही है। अब अपन मूल बात पर आते हैं। चूंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी ने आपकी 2 यूनिटें ही रखी हैं, तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध BA 3rd ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के बारे में। बहुत सिंपल यूनिट है और ज़्यादा सिलेबस भी इसके अंदर नहीं है, तो आप ध्यान रखिए। पहली जो यूनिट है उसके अंदर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ। इसका बुनियादी अर्थ होता है कि हम कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय विषय, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ लिखें। आप याद रखना कि बहुत सिंपल है, आपको यही लिखना है कि किसी भी देश की 2 प्रकार की संप्रभुता होती है, उसकी बाह्य संप्रभुता और उसकी आंतरिक संप्रभुता। जब हम किसी देश की बाह्य संप्रभुता के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र है, वो कैसा भी व्यवहार कर सकता है, तो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राज्यों की आंतरिक सीमा से बाहर होने वाला जो संप्रभु व्यवहार है, जिसे हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं, उसके रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। यानी मूल रूप से हम विभिन्न राज्यों की बाह्य संप्रभुता के बारे में जब अध्ययन करते हैं तब हम उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। किसी भी देश की घरेलू संप्रभुता या घरेलू राजनीति की जब हम बात करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय नहीं होता। जब वो राज्य अपने राजनयिकों के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अपनी सीमाओं से बाहर अन्य राज्यों के साथ व्यवहार करता है और उससे जिन संबंधों की स्थापना होती है या जो तनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पैदा होते हैं, विशुद्ध रूप से उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दूसरा, इसकी नेचर किस प्रकार की है और इसके अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। बहुत सिंपल है, हर सवाल को पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। एक तो इसकी नेचर पढ़नी है कि ये इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, क्या ये वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है, क्या ये एक कला है, या ये है क्या इसमें वैज्ञानिक अन्वेषण हो सकता है, या क्या इसमें केवल आदर्शवादी अध्ययन ही हो सकते हैं, केवल कलात्मक अध्ययन इसके अंदर हो सकते हैं। तो एक इसकी नेचर किस प्रकार की है और एक इसका स्क्वायर एरिया क्या है, इसके अंदर हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम एक राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी हम बात करते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं हैं, प्रसंविधाएं हैं, उनकी हम बात करते हैं। विभिन्न राज्यों के जो आपसी संबंध है, जो उसकी सीमा के पार संबंध है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें बहुत सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। उसमें आर्थिक बातें भी हैं, उसमें राजनीतिक बातें भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। मूल रूप से अंतर यह है कि ये अध्ययन जो है किसी भी राज्य की बाह्य व्यवस्थाओं के बारे में होता है, उसकी आंतरिक व्यवस्थाओं के बारे में नहीं होता है। तो जो भी हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे हम UNO के बारे में पढ़ते हैं, हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, सार्क के बारे में पढ़ते हैं, आसियान के बारे में पढ़ते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठनों के बारे में पढ़ते हैं, हम आतंकवादी गुटों के बारे में पढ़ते हैं, हम अलगाववादी समूहों के बारे में पढ़ते हैं, हम आर्थिक जो समूह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, हम मान लीजिए पढ़ते हैं और नॉन अलाइनमेंट के बारे में। तो तमाम वो विषय हम राजनीति के बारे में पढ़ते हुए तमाम विषय जो उसकी राज्य की घरेलू राजनीति से बाहर के विषय हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र माना जाता है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए सवाल पूछा भी जाता है, तो वो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका क्षेत्र क्या है। आपसे भी पूछ सकते हैं सिंपल में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ बताइए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कोई 4 बातें लिखिए। तो 4 बातों का आपको उल्लेख करना है। दूसरा है इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन उपागम। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी अप्रोच के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा सकता है। विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 2 मोटी अप्रोचें पाई जाती हैं। पहला है इसके अंदर आदर्शवादी और दूसरी है रियलिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं यथार्थवादी। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नाम सुना होगा आपने, वुड्रो विल्सन, जिसने 1919 की वर्साई की संधि करवाई थी और वे अमेरिका के एक पॉपुलर राष्ट्रपति थे।
और आपको पता होगा कि लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई तो उसके संस्थापक सदस्यों में से जो है वो वुडरो विल्सन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो लोग शांति की कल्पना करते हैं, जो कहते हैं कि गणतंत्रात्मक प्रणाली की स्थापना के बाद दुनिया में शांति कायम की जा सकती है, तनाव जो है वो अस्थायी है, और जो मानवीय जीवन में मूल्यों की बात करते हैं, मनुष्य के भले की बात करते हैं, मानव जाति के भले की बात करते हैं, तनाव को अस्थायी मानते हैं, संघर्षों को टाला जा सकता है ऐसी संकल्पना में जो विश्वास करते हैं, एक सौहार्दपूर्ण विश्व का निर्माण किया जा सकता है, ऐसी जो बातें करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी कहे जाते हैं। जैसे आप इसमें वुडरो विल्सन को ले सकते हैं और महात्मा गांधी को ले सकते हैं। वे तमाम लोग जो विश्व राजनीति में शांति की कल्पना करते हैं वे कहलाते हैं आदर्शवादी, जो किसी प्रकार के युद्धों के खिलाफ हैं और वे गणतंत्रात्मक प्रणाली का समर्थन करते हैं। दूसरे कुछ लोग जो है वो ठीक इनके उल्टे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, शक्ति जो है वो मनुष्य जीवन का बुनियादी तत्व है और प्रत्येक राष्ट्र जो है वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है, और एक देश तभी ज्यादा सफल होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब वो रियलिस्टिक्स अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, यथार्थवादी विदेश नीति का, यानी जो किसी प्रकार की भावनाओं में आकर विदेश नीति नहीं बनाता है। जो राष्ट्र उत्तरजीविता के लिए अच्छी और आक्रामक विदेश नीति बनाता है वे राष्ट्र ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कायम रहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रवक्ता जो है वो हैंस जे मार्गेनथाउ था और उसने एक बुक्स लिखी थी द पॉलिटिकल अमंग नेशन। इस किताब के अंदर इसने पूरी थ्योरी दी है और आप ये मान लीजिए कि 1945 के बाद जो अमेरिकी राजनीति है, जो जितनी रियलिस्टिक्स बनी, यथार्थवादी बनी, उस पर कहते हैं कि मार्गेनथाउ का प्रभाव था। यथार्थवाद की बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें हम एक कह सकते हैं नव यथार्थवाद, जिसके कैथिन वॉल्टस करके उसके संस्थापक है, वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना है वो बड़ी निर्णायक है और उसी से जो है विश्व राजनीति तय होती है। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना जो है वो अराजक है। तो मार्गेनथाउ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना पे जोर देते हैं कि जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना होगी उसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होगी। तो मूल रूप से ये दो कॉन्सेप्ट है, आदर्शवाद और यथार्थवाद। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद की कोई 4 मान्यताएं लिखिए, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम के 4 विद्वानों के नाम लिखिए, या आपसे पूछा जाएगा यथार्थवादी राजनीति के प्रणेता का नाम लिखिए, या हैंस जे मार्गेनथाउ की कोई 4 किताबों के नाम लिखिए, या आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हैंस जे मार्गेनथाउ द्वारा दिए गए यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का वर्णन करें, या आपसे पूछा जाएगा नव यथार्थवाद के बारे में समझाइए, नव यथार्थवाद के संस्थापक कौन है इसके बारे में बताइए। तो मूल रूप से इस पूरी यूनिट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं मानता हूँ, बड़े भी आ सकते हैं और छोटे भी आ सकते हैं, वो ये 2 सवाल है, एक तो आदर्शवाद के बारे में और दूसरा यथार्थवाद के बारे में। उपागम का अर्थ है अध्ययन करने का तरीका, अप्रोच। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। कर्ता का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक्टर कौन है, कौन अपनी भूमिका उसमें प्ले करता है। तो मूल रूप से उसमें 2 एक्टर होते हैं, एक तो होता है राज्य और एक राज्योत्तर कर्ता होते हैं। राज्योत्तर कर्ताओं में हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो आर्थिक भी हो सकते हैं, वो सैनिक भी हो सकते हैं, वो राजनीतिक भी हो सकते हैं और वो सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सार्क है, जैसे आसियान है, या मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से जुड़े हुए संगठन। तो बहुत सारे संगठन हो सकते हैं। तो इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन कौन है, मुख्य कर्ता, और फिर उसके एडिशनल कर्ता कौन कौन है, इसका आपको अध्ययन करना है। ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये सिलेबस आपका 10 दिन के अंदर ही कवर हो जाएगा। थैंक यू।